चलते हैं 4.2 के अगले प्रश्नों की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, बिना विस्तार के सिद्ध कीजिए कि ये सारणी दिया हुआ है, इस सारणी का मान इस सारणी के बराबर प्रूफ करना है और इस सारणी का मान इस सारणी के बराबर प्रूफ करना है। यानी ये सारणी दे रखा है, जहां पहले तो अपन ये प्रूफ करेंगे, इस सारणी से ये सिद्ध करेंगे, फिर इस सारणी से ये सिद्ध करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है राजस्थान बोर्ड के हिसाब से, 3 नंबर का बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। अपन इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, बहुत अच्छा सवाल है इस चैप्टर का। ठीक, तो देखिए बिना विस्तार के सिद्ध करना है, यानी बिना विस्तार के, यानी प्रॉपर्टी की सहायता से हल करना है इसको, जहां पर इसका प्रश्न नहीं करेंगे, प्रश्न नहीं करना है। जैसे अपन अब तक के जो सवाल हैं उनमें 2 शून्य लेके और प्रश्न कर देते थे, अब ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसमें क्लियर दे रखा है बिना विस्तार के प्रश्न नहीं करना है, 2 शून्य लाकर भी प्रश्न नहीं करना है, तो बिना विस्तार के सिद्ध करना है। तो देखिए सारणी दिया हुआ है, इस सारणी का मान इस सारणी के बराबर प्रूफ करना है, इस सारणी का मान इस सारणी के बराबर प्रूफ करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस सारणी को डेल्टा मान के चल रहा हूं, जहां डेल्टा बराबर पहले तो ये प्रूफ करेंगे और इसके बाद में फिर ये प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका प्रूफ, देखिए प्रूफ, तो इस सारणी को मैंने डेल्टा मान लिया है, माना डेल्टा इक्वल टू, इस सारणी को डेल्टा मान लिया है, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। अब डेल्टा बराबर हमें ये प्रूफ करना है, तो ये प्रूफ करने के लिए क्या कर रहे हैं, देखिए सोचिए आप, इस सारणी को देख के चलना है, इस सारणी को डेल्टा मान लिया, डेल्टा बराबर पहले ये प्रूफ करेंगे, ये वाला सारणी। तो क्या करना है, देखिए इस सारणी में क्या है कि ए बी सी पहली पंक्ति है, जबकि इस सारणी में ए बी सी तीसरी पंक्ति है, तीसरी, तो इस पंक्ति को मैं तीसरी पंक्ति बना रहा हूं, यानी इसमें ए बी सी तीसरी पंक्ति है, यानी इसको मैं यहां ले आऊं तो ए बी सी नीचे आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा, और पी क्यू आर ऊपर चला जाएगा। वो बाद में देखेंगे आगे क्या होता है, फिलहाल में अपन इतना कर रहे हैं कि इस ए बी सी को नीचे लेके आ रहे हैं, यहां लेके आ रहे हैं, यहां लाएंगे अपन, यानी इनको दोनों को आपस में बदल रहे हैं। बदलने से ध्यान रखें, संक्रिया ये लगा रहा हूं मैं सारणी पर, संक्रिया R1 टेंस टू R3 लगाने पर ये संक्रिया लगा रहा हूं। और जब अपन किसी भी सारणी पर इस संक्रिया का प्रयोग करते हैं, Ri टेंस टू Rj मैंने पढ़ाया है, या Ci टेंस टू Cj, यानी किसी सारणी की कोई भी 2 पंक्तियों को आपस में बदल दें या 2 स्तंभों को आपस में बदल दें, तो ऐसा करने से सारणी का चिन्ह बदल जाता है, चिन्ह बदल जाता है। तो ये संक्रिया लगाऊंगा मैं, अब ये संक्रिया लगाऊंगा तो ये सारणी किस तरीके से आएगा, ध्यान देना। ठीक, ये संक्रिया, तो इसका देखिए, इसको इधर लेके जा रहा हूं मैं, R1 की जगह तो R3 को लिखेंगे और R3 की जगह R1 को लिखेंगे, तो R1 की जगह R3 को लिख दिया मैंने, P Q R। ठीक, R2 को जो का त्यों लिखेंगे X Y Z, क्योंकि R2 पे कोई संक्रिया नहीं लगाई, R1 और R3 को आपस में बदल रहे हैं, तो इसको तो यहां लिख देंगे और इसको यहां लिख देंगे, तो इसको यहां लिख देंगे A B C। और मैंने अभी बताया था, जब भी अपन सारणी पर इस तरीके की संक्रिया का प्रयोग करते हैं तो सारणी का चिन्ह बदल जाता है। तो अब ये डेल्टा बराबर नहीं आएगा, इस सारणी का चिन्ह बदलना पड़ेगा, माइनस में आएगा, यानी पहले प्लस में 2 पंक्तियों को हमने बदल दिया है तो इस सारणी का चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस आएगा। ठीक, तो इस तरीके से सारणी का जाएगा। अब यहां देखें, अब क्या कर रहा हूं मैं, अब दूसरी संक्रिया लगा रहा हूं, हमें ये प्रूफ करना है। अब इसमें देखिए एक्स वाई जेड पहली पंक्ति है, जबकि अपनी एक्स वाई जेड दूसरी पंक्ति आई है, हमें ये लेके आना है। तो अब क्या करते हैं, पी क्यू आर को तो द्वितीय पंक्ति बना देते हैं, क्योंकि पी क्यू आर द्वितीय पंक्ति में और एक्स वाई जेड पहली में, तो इन दोनों को आपस में बदल देते हैं, R1 और R2 को। यानी संक्रिया इस तरीके से लगा रहा हूं मैं, संक्रिया R1 टेंस टू R2 लगाने पर। ठीक, अब ये संक्रिया लगाएंगे तो डेल्टा इक्वल टू, ये संक्रिया लगाएंगे सारणी का चिन्ह बदल जाएगा, अब ये माइनस में तो अभी प्लस में हो जाएगा, अब ये प्लस में आएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस, यानी भाई ये तो माइनस में है, ये संक्रिया लगा दी फिर चिन्ह बदलेगा, नेगेटिव होएगा, तो माइनस इंटू माइनस यानी प्लस, ये प्लस हो जाएगा। ठीक, तो चिन्ह बदल दो, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये माइनस है, ये संक्रिया लगा दी, चिन्ह बदल देंगे तो प्लस में लिखेंगे इसको। इन दोनों पंक्तियों को आपस में बदल रहा हूं, R1 R2 को,
तो R2 को लिख दिया है पहले x y z, R2 को R1 के स्थान पर लिख दिया है, R1 को R2 के स्थान पर लिख देंगे P Q R और A B C। तो ये आ जाएगा, देखिए x y z आ गई पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति आ गई P Q R और तीसरी पंक्ति आ गई A B C, यानी इसको डेल्टा माना मैंने, इस सारणी को डेल्टा माना, डेल्टा बराबर मैंने ये प्रूफ कर दिया है, डेल्टा बराबर ये प्रूफ। तो ये वाला स्टेप तो अपना प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। अब इससे ये प्रूफ करना है, भाई ये तो प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ, ठीक है। अब ये प्रूफ करना है, तो ये प्रूफ करने के लिए देखिए क्या कर रहे हैं अपन, आगे देखें। इससे हमें ये लेके आना है, तो इससे ये लाने के लिए इसको पहले देखें कि यहां y v q है, यहां x y z है। तो मैं एक बार क्या कर रहा हूं, इधर सुने, इस सारणी की सभी पंक्तियों को स्तंभों में बदल रहा हूं और सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदल रहा हूं। क्या लिख रहा हूं मैं, सारणी की सभी पंक्तियों को स्तंभों में बदलने पर। और देखिए मैंने सारणी की प्रॉपर्टी में आपको ये पढ़ाया है कि किसी भी सारणी की सभी पंक्तियों को स्तंभों में और सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें तो ऐसा करने से सारणी के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक। तो यहां लिख सकते हैं सारणी की सभी पंक्तियों को स्तंभों में तथा सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर। और ऐसा करने से सारणी के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी पहले भी डेल्टा था, अब अपन क्या कर रहे हैं, सारणी का ट्रांसपोज ले रहे हैं। और मैंने आपको जब गुणधर्म पढ़ाए सारणी के, तो मैंने आपको बताया है कि सारणी की सभी पंक्तियों को स्तंभों और सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें तो ऐसा करने से सारणी के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी पहले भी डेल्टा था, अभी भी डेल्टा ही आएगा, यानी डेल्टा इक्वल टू, अब इस सारणी का ट्रांसपोज लेंगे तो पंक्तियों को स्तंभ में बदल दो। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना रहा हूं, एक्स वाई जेड पहली पंक्ति, इसका पहला स्तंभ बना दूंगा इसको मैं, एक्स वाई जेड। पी क्यू आर दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, पी क्यू आर तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दूंगा, ए बी सी। अब ऐसा क्यों किया है, ध्यान देना। अब क्या है, अपने पास इस तरीके से ये सारणी आ गया, हमें ये लेके आना है। अब मैं क्या करूंगा, इसकी पंक्तियों को बदलूंगा। जैसे y यहां है, अपने y है R2 में y, ठीक। x पहली पंक्ति में, हमें ये लेके आना है y ऊपर होना चाहिए पहली पंक्ति में और x दूसरी पंक्ति में। अब इन दोनों को मैं आपस में बदल दूंगा इनको, ठीक। तो संक्रिया लगा रहा हूं मैं इस तरीके से, ध्यान देना। संक्रिया R1 टेंड्स टू R2 लगाने पर, ये वाली संक्रिया लगाएंगे तो इससे सारणी का चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस में ले लेंगे, ये प्लस था ये माइनस कर दिया मैंने। तो y b, R1 R2 को आपस में बदल रहे हैं, तो R1 की जगह R2 को लिखेंगे y q b और R2 की जगह R1 को लिखेंगे x p a, ठीक। R3 को जो होगा तो लिखेंगे z r c। फिर देखो इसमें फिर क्या करना है अपने को, y तो यहां पहुंच गया, बट अब ध्यान दें x भी आ गया, यहां z भी आ गया, बट ये पहला स्तंभ तो सेम मिल गया, बट ये दो स्तंभ आपस में नहीं मिल रहे। अब क्या करेंगे, Q यहां होना चाहिए और B इधर होना चाहिए, तो इन दोनों स्तंभों को आपस में बदल देंगे, दोनों स्तंभों को। यानी संक्रिया इस तरीके की लगा देंगे अपन, संक्रिया, ठीक। C2 टेंड्स टू C3 लगाने पर ये संक्रिया लगाएंगे, इन दोनों स्तंभों पर C2 को और C3 को आपस में बदल रहे हैं, और ऐसा करने से सारणी का चिन्ह बदल जाएगा। पहले माइनस था, माइनस से माइनस हो जाएगा ये प्लस, अब प्लस आएगा। तो पहले स्तंभ को तो जो होगा तो लिखेंगे y x z, इन दोनों स्तंभों को बदलेंगे b a c, ठीक। दूसरे स्तंभ के स्थान पर तो मैंने तीसरा स्तंभ लिख दिया और तीसरे स्तंभ के स्थान पर दूसरे स्तंभ को लिख देंगे q p r। अब देखिए ये आ गया, यानी डेल्टा बराबर मैंने ये प्रूफ कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। तो इस सवाल को अपन इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। ये क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड के हिसाब से
वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इन क्वेश्चनों का रिवीजन करना है अपने को, और एक बार जब करना समझ में आ गया तो बहुत सिंपल है ये, वेरी सिंपल। ठीक, कुछ क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, कुछ क्वेश्चन आप पढ़े। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13। देखिए सिद्ध कीजिए कि एक सारणी दिया हुआ है, इसका पहला स्तंभ दे रखा है b प्लस सी प्लस ए प्लस बी। दूसरा स्तंभ है a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए। तीसरा स्तंभ है ए बी सी और ये बराबर प्रूफ करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के 3abc के। ठीक है, ये प्रूफ करना है। देखिए ये जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, देखिए एक सूत्र चलता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये सूत्र होता है। ठीक, ये बीजीय गणित का एक सूत्र होता है, अलजेब्रा का। a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि यदि मैं ये ले आऊं, यानी इस सारणिक का मान ये प्रूफ करना है, मैं ये कह रहा हूं इस सारणिक से ये ले आऊंगा, ये ले आऊं। ठीक, और इसके जब ये आ जाएगा तो ये सूत्र होता है, इसके स्थान पर मैं ये लिख दूंगा। तो इस सवाल को मैं इसी तरीके से हल करूंगा। देखें, इस सारणी का मान ये प्रूफ करना है। ये प्रूफ करने के लिए पहले मैं ये वाला प्रूफ करूंगा, क्योंकि डायरेक्ट ये तो आएगा नहीं, ये नहीं आएगा, डायरेक्ट नहीं आ सकता ये। ठीक, पहले मैं इससे ये लेके आऊंगा, और जब ये आ जाएगा तो ये बराबर होता है किसके ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के। सूत्र भी याद कर लें यदि याद नहीं हो तो, ये छोटी क्लासों में 9वीं 10वीं में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये सूत्र भी याद कर लें, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के। और इस सूत्र का यूज अपन अगले क्वेश्चनों में भी करेंगे, इस सूत्र का काम पड़ता है, तो इसलिए इसको याद कर लें आप। तो मैं ये कह रहा था कि सारणी का मान ये प्रूफ करना है, तो ये इससे ये तो डायरेक्ट आएगा नहीं, पहले मैं इससे ये प्रूफ करूंगा और इससे को फिर अपन ये लिख देंगे। तो देखिए इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ इस सारणी को डेल्टा मान लेता हूं मैं, माना डेल्टा इक्वल टू बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी सी। अब इससे हमें ये प्रूफ करेंगे। अब ध्यान देना आप कि मैंने कहा था कि देखिए इस सारणी पर संक्रियाओं का प्रयोग अर्थात प्रॉपर्टी का प्रयोग इस तरीके से करना है कि आरएचएस आ जाना चाहिए अपना, यानी आरएचएस में हमें ये लेकर आना है। अब मैंने अभी बताया कि इससे डायरेक्ट तो आएगा नहीं, पहले इससे मैं इससे ये लेके आऊंगा और इसको फिर बराबर लिख देंगे अपन किसके, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का। अब इससे ये लाना है, ये लाने के लिए देखिए हमें a प्लस बी प्लस सी चाहिए, आरएचएस को देखते हुए चलना है। a प्लस बी प्लस सी कैसे आएगा, ध्यान देना, a प्लस बी प्लस सी कैसे आएगा। यदि मैं सारणी की तीनों पंक्तियों को जोड़ दूं r1 प्लस r2 प्लस r3,
यानी R1 पे तो संक्रिया लगा दें। किस तरीके से लगा रहे हैं? R1 प्लस R2 प्लस R3। अब आप कहेंगे सर ऐसी तो कोई संक्रिया हमने पढ़ी ही नहीं है। इस तरीके की तो पढ़ी है कि R1 प्लस R2, ये तो है, ये वाली संक्रिया है Ri टेंड्स टू Ri प्लस माइनस लैम्बडा Rj, ये वाली थी संक्रिया। और मैंने भी आपको बताया था कि मनगढ़ंत कोई संक्रिया तो बनानी नहीं है अपने को, जो प्रॉपर्टी में जो संक्रियाएं दे रखी हैं उन्हीं संक्रियाओं का प्रयोग करेंगे। अब मैंने ये संक्रिया लिख दी। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये वाली जो संक्रिया वो अलग नहीं है, यही है। देखिए मैंने पहले क्या किया, ये दो संक्रियाएं हैं, इनको मैंने एक साथ लिख दिया है। यानी दो संक्रिया कैसे हैं कि पहले तो संक्रिया लगाएंगे अपन R1 पे, ध्यान से देना, ये दो संक्रिया हैं जिसको मैंने एक साथ लिख दिया है। R1 पे संक्रिया लगाई है मैंने R1 प्लस R2, पहले तो एक स्टेप में तो ये लगा दी। फिर क्या किया है कि इसी में R1 में मैंने R3 को जोड़ दिया है, ठीक। अगले स्टेप में क्या किया है, R1 पे ही संक्रिया लगाई है, R1 पे क्या लगाई है कि R1 प्लस R3। अब ध्यान देना कि R1 में पहले R2 को जोड़ा, पहले R2 को जोड़ दिया, फिर जो संक्रिया के बाद में जो R1 प्राप्त हुआ है, अब जैसे ये को R1 है मान लो, पहले R1 में R2 को जोड़ दें, इसके बाद जो R1 आएगा इसका, इस R1 में फिर संक्रिया लगाई है, R3 को जोड़ दिया है, फिर इसमें R3 को जोड़ दिया है, यानी ये हो जाएगा R1। अब देखिए R1 का मतलब ये है R1 प्लस R2। एक बार ऐसे समझ के देखें, ध्यान देना। देखिए मैं ये कह रहा था कि इस तरीके की संक्रिया का प्रयोग कर रहा हूं मैं, R1 पे संक्रिया लगा रहा हूं R1 प्लस R2 प्लस R3। आपको ये संक्रिया थोड़ी नई लग रही है, ठीक, अलग है ये, वास्तव में ये अलग है ये, ठीक। मैंने क्या किया है कि ये संक्रिया दो संक्रियाएं हैं, वो ये है कि पहले R1 पे संक्रिया लगाई R1 प्लस R2, फिर दोबारा से संक्रिया लगाई है मैंने R1 पे ही क्या लगाई R1 प्लस R3। और इन दो संक्रियाओं के बाद में जो संक्रिया स्टेप आएगा इन दोनों को मिला के, वो ये है। देखिए इधर जैसे मैं R1 पे संक्रिया लगा रहा हूं, R1 प्लस R2 लगाने पर संक्रिया लगाने पर ये लगाऊंगा। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस तरीके की कोई संक्रिया का प्रयोग करते हैं ना, Ri टेंड्स टू Ri प्लस माइनस लैम्बडा Rj, तो इससे सारणी के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। पहले भी डेल्टा था, यही वाली संक्रिया है, लैम्बडा का मान 1 है यहाँ, ध्यान दें। तो इस संक्रिया से सारणी के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डेल्टा ही आएगा। अब ध्यान दें कि यहां इन दोनों को जोड़ रहा हूं मैं, R1 और R2 को। R1 पे संक्रिया लगाइए, R1 R2 को जोड़ देंगे तो आएगा a प्लस बी प्लस 2c, a प्लस बी प्लस 2c आएगा। ऐसे इन दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा a प्लस 2b प्लस c, ऐसे यहां जोड़ देंगे तो a प्लस b आएगा। बाकी कुछ होगा क्यों लिखूंगा मैं, c प्लस है, b प्लस c और b, यहां आएगा a प्लस b, c प्लस है और c, क्योंकि संक्रिया केवल R1 पे लगाई है। अब मैं दोबारा से क्या कर रहा हूं, अब ध्यान देना, R1 ये है, यानी संक्रिया पुनः लगा रहा हूं, R1 पे R3 को जोड़ रहा हूं, R1 प्लस R3 लगाने पर। अब ये संक्रिया लगा रहा हूं, R1 में R3 को जोड़ रहा हूं, R3 को, तो ये लगाएंगे तो सारणी के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वाली संक्रिया तो यही है, इससे सारणी के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा अपने पास, R1 में R3 को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो a और a 2a हो जाएगा, यहाँ 2a प्लस 2b हो जाएगा प्लस 2c। 2 को कॉमन लेके ऐसे लिख देता हूं मैं इसको 2, भाई देखिए a में इन दोनों को जोड़ रहे हैं, 2a हो जाएगा या 2b हो जाएगा 2c, पहले से तो 2 को बाहर निकाल दिया है तो आ जाएगा a प्लस b प्लस c। यहां देखिए, यहाँ a और a 2a हो जाएगा, 2b पहले से है, c और c 2c हो जाएगा। इसमें से भी a को 2 कॉमन ले लिया है तो आएगा a प्लस b प्लस c। यहाँ R1 और R3 को जोड़ रहे हैं, a प्लस b प्लस c आ जाएगा, a प्लस b प्लस c। बाकी का ज्यों का त्यों लिख देंगे, यानी c प्लस है
ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, और यहाँ बी और सी। R1 पे संक्रिया लगाई है मैंने, ये R1 और R3 को जोड़ा है। अब मैं ये कह रहा हूं, ध्यान देना, यहां ये बात समझने वाली है कि मैंने ये दो संक्रिया लगा दी। पहले तो ये लगाई R1 R2, फिर R1 पे लगाई पुनः R1 R3, इन दोनों को जोड़ दिया, तो ये सारणिक का मान इस तरीके से प्राप्त हो गया। अब यदि मैं डायरेक्ट इस संक्रिया को ऐसे लगा देता, R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये लगा देता, ठीक है। जब मैं ये संक्रिया लगा देता तो एक साथ ही ये सारणिक प्राप्त हो जाता, ये स्टेप बच जाता अपना ये वाला, ये लिखने की जरूरत नहीं थी। देखिए ये संक्रिया लगाऊं, मैं तीनों पंक्तियों को जोड़ दूं तो तीनों, यहां भी तीनों ही पंक्ति जुड़ गई। पहले तो R1 में R2 को जोड़ा, फिर R1 में R3 को जोड़ दिया, तो इसका मतलब है R1 में दोनों को जोड़ दिया। भाई यहां तो मैंने R1 में R2 को जोड़ा, बाद में क्या किया है, फिर R1 में मैंने R3 को जोड़ दिया। या फिर इसको एक साथ ही ऐसे कह दूं कि R1 पे संक्रिया लगा दें, R1 में R2 और R3 को जोड़ दें। यहां भी R1 में R2 और R3 को जोड़ा है। एक साथ तो ऐसे लिख सकते हैं, अलग अलग लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2, यानी पहले R1 में R2 को जोड़ा, फिर R1 में R3 को जोड़ दिया। तो इसका मतलब हुआ कि R1 में R2 को भी जोड़ दिया और R3 को भी जोड़ दिया, तो एक साथ संक्रिया भी लगा सकते हैं। ये R1 में R2 और R3 को जोड़ दिया, तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये अलग कोई संक्रिया नहीं है, वो यही वाली संक्रिया है, बट ये दो संक्रियाओं का योग है, इस वाली संक्रिया का और इस वाली संक्रिया का, यानी दो संक्रिया एक साथ लगा दी है मैंने, या इन दोनों का योग है। तो ये संक्रिया अलग नहीं है कि कोई नई हो, ये यही वाली संक्रिया है। जहां ये वाली जो संक्रिया है ना, वो इन दोनों संक्रियाओं का योग है, क्योंकि पहले R1 में R2 को जोड़ा है, फिर R1 में R3 को जोड़ दिया। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि R1 में R2 भी जोड़ दिया और R3 भी जोड़ दिया, तो अपन डायरेक्ट संक्रिया ये भी लगा सकते हैं और अपना ये स्टेप बच जाएगा, सवाल भी छोटा हो जाएगा। तो ध्यान रखें अपन, अब यदि मैं डायरेक्ट ये संक्रिया लगा देता तो सारणिक अभी भी यही आता। देखो ये आ जाएगा, डायरेक्ट लगाओ, यहां तीनों पंक्तियों को जोड़ो, यानी ये संक्रिया लगा रहा हूं मैं, ये वाली R1 प्लस R2 प्लस R3, तो डायरेक्ट देखें यहां से ये सारणिक प्राप्त होगा। देखिए B B 2 भी आ जाएगा, C C, तीनों पंक्तियों को जोड़ रहे हैं, तीनों पंक्तियों को जोड़ेंगे तो ये आएगा यहाँ 2 इंटू A प्लस B प्लस C, यहां भी आएगा 2 इंटू A प्लस B प्लस C, और यहां आ जाएगा A प्लस B प्लस C। देखिए यही आ गया पुनः, ठीक। बाकी के R2 और R3 को जो का तो लिखेंगे, क्योंकि संक्रिया केवल किस पर लगाई है, R1 पर, तो बाकी का ये जो है R2 और R3 जो का तो आ जाएगा। तो अलग अलग लगाने की बजाय आप एक साथ लगा सकते हैं यदि जरूरत पड़े तो, यानी जरूरत का मतलब है कि अपन इस तरीके की संक्रिया का प्रयोग भी कर सकते हैं कि यानी किसी भी सारणिक की तीनों पंक्तियों को जोड़ सकते हैं, तीनों स्तंभों को भी जोड़ सकते हैं। जैसे ये पंक्ति पे बताई हुई संक्रिया, ऐसी स्तंभ पे भी लागू होगी, C1 प्लस C2 प्लस C3, इस तरीके की संक्रिया का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये भी दो संक्रियाओं का योग है, पहले C1 में C2 को जोड़ा है, फिर C1 में C3 को जोड़ दिया, इसका मतलब C1 में दोनों को ही जोड़ दिया है, C2 और C3 को। तो इस तरीके की संक्रिया का प्रयोग कर सकते हैं, इतना ध्यान रखना है। यानी जरूरत पड़े तो तीनों पंक्तियों को अपन जोड़ सकते हैं, तीनों स्तंभों को भी अपन जोड़ सकते हैं, इससे सारणिक के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। यहां देखो, तो मैं बजाय अलग अलग लगाने के एक साथ ही ये संक्रिया लगा दूंगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसा करने से क्या होगा, ये आ जाएगा 2 इंटू A प्लस B प्लस C, 2 इंटू A प्लस B प्लस C, 2 इंटू A प्लस B प्लस A प्लस B प्लस C। ये जब आ जाएगा तो क्या करेंगे अपन, इसमें से A B C को कॉमन ले लेंगे, A प्लस B प्लस C को कॉमन ले लेंगे R1 में से, ठीक है। तो यहां में संख्या अलग अलग लगाने की बजाय एक ही लगा देता हूं कि इसकी तीनों पंक्तियों को जोड़ रहे हैं अपन। तीनों पंक्तियों को जोड़ने से क्या होगा, देखिए R1 पे संक्रिया लगा रहा हूं, तीनों पंक्तियों को जोड़ रहा हूं मैं, लगाने पर यह आएगा डेल्टा इक्वल टू, ऐसा करने से सारणिक के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखना है अपने को, क्योंकि ये वाली संक्रियाएं हैं, R1 में प्लस R2 और R1 पे फिर लगाइए R1 प्लस R3, और इन दोनों का योग
इन दोनों का योग, ये लिखा है मैंने R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इन दोनों का एक तो योग है ये, अभी बताया मैंने। ठीक, तो इस संक्रिया से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो फिर इससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सारणी के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पहले भी डेल्टा था अभी भी डेल्टा ही आएगा। यहाँ तीनों पंक्तियों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, यहां भी ये आएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, यहां भी यही आएगा a प्लस बी प्लस सी। अब आप सोच रहे हैं सर तीनों पंक्तियों को जोड़ा क्यों हमने? जोड़ने के लिए मैंने अभी बताया था, इसका एक सूत्र बताया था जिसमें आ रहा था a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फॉर्मूला था। तो मैंने बताया था कि इससे ये तो आएगा नहीं डायरेक्ट, पहले इससे ये लेके आएंगे ये, और इससे ये प्रूफ कर देंगे। जहां इससे पहले ये लेके आएंगे तो इसके लिए चाहिए हमें a प्लस बी प्लस सी। अब संक्रिया का प्रयोग इस तरीके से करना है कि a प्लस बी प्लस सी आना चाहिए। अब a प्लस बी प्लस सी लाने के लिए मैंने इसकी तीनों पंक्तियों को जोड़ दिया है। देखो यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, यानी RHS देख के करना है काम अपने को। संक्रियाओं का ये जो संक्रिया लगाई मैंने RHS देख के लगाई है, ये वाला हमें चाहिए a प्लस बी प्लस सी। तो ऐसा करने के लिए मैंने इसकी तीनों पंक्तियों को जोड़ दिया। अब इसमें से मैं a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लूंगा, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी को कॉमन निकाल देंगे, बाकी का R2 और R3 जो का क्यों लिखेंगे, क्योंकि संक्रिया केवल मैंने किस पर लगाई है, R1। तो R2 को लिख देंगे C प्लस है B प्लस सी और B, यहां जाएगा a प्लस बी C प्लस है और C, ठीक है। अब इसमें से मैंने R1 में से a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लिया है, a प्लस बी प्लस सी को कॉमन लिया, तो यहाँ आएगा, यहाँ तो 2 बचेगा, यहाँ भी 2 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा। यहाँ आएगा C प्लस है, यहाँ B प्लस सी, यहाँ B, यहाँ a प्लस बी, यहाँ C प्लस है और यहाँ C, ये आएगा। अब इसके बाद में क्या कर रहा हूं, देखिए प्रॉपर्टी तो हमने लगाई दी है। अब क्या करेंगे, 2 शून्य ला के प्रश्न करते हैं। 2 शून्य लाने के लिए देखिए यहाँ 0 लाना है अपने को, तो यहाँ 0 लाने के लिए मैं एक संक्रिया लगा रहा हूं, ध्यान देना। यहाँ 0 तभी आएगा, यहाँ 0, या तो C1 में से C2 को घटा दो भाई, इस C1 में से C2 को घटा दूंगा मैं, तो यहाँ 0 आ जाएगा, क्योंकि 2 माइनस 2 0 होता है। तो इस संक्रिया लगा दिया C1 पे, C1 माइनस C2, तथा यहाँ भी, यहाँ तो 0 आ जाएगा इस संक्रिया से, ठीक। C1 पे लगाएंगे क्योंकि ये पहला स्तंभ है। अब C2 पे भी लगाएंगे, यहाँ 2 है। अब C1 का प्रयोग तो करूंगा नहीं, क्योंकि ये संक्रिया लगाने से C1 के अवयव तो हो गए चेन, अब C1 का प्रयोग नहीं करना है। अब C2 पे संक्रिया लगा रहा हूं, ध्यान रखें, अब C1 का प्रयोग नहीं करेंगे, ये मैं बार बार बता चुका हूं। चीज C2 पे संक्रिया लगाएंगे तो C1 यूज में नहीं लेंगे, क्योंकि C1 पे पहले ही संक्रिया लगा दी तो इसके अवयव चेंज हो गए। अब C2 पे लगा रहा हूं, C2 पे संक्रिया लगाऊंगा तो C3 का यूज करूंगा। अब यहाँ 0 लाना है हमें, इसका अवयव है 1, तो पहले मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। तो यानी मैं ये कर रहा हूं कि C2 माइनस कर रहा हूं 2C3, यानी इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसको C2 में से घटा दूंगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा, और 0 लाके प्रश्न कर देंगे लगाने पर, ठीक। पहले मैं इसको मिटा देता हूं, देखिए ये संक्रिया लगा रहा हूं मैं इधर, ठीक। C1 माइनस C2 करेंगे तो डेल्टा इक्वल टू, ऐसा करने से सारणी के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डेल्टा ही आएगा। डेल्टा इक्वल टू, ये a प्लस बी प्लस सी को लिख दिया है मैंने, a प्लस बी प्लस सी को लिख दिया है, जो कहते हो। अब C1 संक्रिया लगा रहा हूं C1 पे, C1 माइनस C2, तो 2 माइनस 2, यहाँ 0 आ जाएगा। इसमें से इसको घटाऊंगा, यानी C प्लस ए में से माइनस करूंगा मैं B प्लस सी को, तो यह आएगा C प्लस है माइनस बी माइनस सी, तो C से C कैंसिल, A माइनस बी आएगा यहाँ, तो यहाँ लिख दिया मैंने A माइनस बी। इसमें से इसको घटाऊंगा तो A से A कैंसिल हो जाएगा, B माइनस सी आ जाएगा, B माइनस सी, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। फिर C2 पे भी संक्रिया लगाइए। C2 पे क्या लगाई है मैंने कि C3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से,
और फिर C2 में से घटाएंगे। तो यहाँ 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 2 माइनस 2 यानी 0 आ जाएगा। यहाँ आएगा 2b, 2 से मल्टीप्लाई किया है 2b, यानी b प्लस c में से घटाएंगे 2b को, तो ये आएगा c माइनस b। तो यहाँ लिख दिया है मैंने c माइनस b, c प्लस a 2 से मल्टीप्लाई किया है मैंने c3 को, 2c आएगा, यानी ये आएगा c प्लस a माइनस 2c, तो a माइनस c आ जाएगा यहाँ, a माइनस c। बाकी का c3 को जो का तो लिख देंगे, ठीक है, C3 को जो का तो लिखेंगे क्योंकि C3 पे कोई संक्रिया नहीं है, तो यहाँ आएगा 1 B और C। अब क्या करेंगे, R1 के अंदर प्रश्न करेंगे क्योंकि R1 में 2 शून्य हैं और जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में सबसे ज्यादा शून्य हो उसी के अंदर प्रश्न करना सरल रहता है। तो R1 के अंदर प्रश्न करेंगे, R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर R1 के अंदर प्रसरण कर रहे हैं तो डेल्टा इक्वल टू आएगा यहाँ a प्लस बी प्लस सी, तो इस अवयव को कांस्टेंट रखेंगे 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, एक को कांस्टेंट रखेंगे जहां एक का चिन्ह आएगा प्लस, क्योंकि ये अवयव है पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का A13, जहां i प्लस से सम होता है, सम के लिए प्लस चिन्ह, यानी एक को कांस्टेंट रखा और एक का चिन्ह लिया मैंने प्लस, ये वाली पंक्ति छोड़ देंगे एक वाली और एक वाला स्तंभ छोड़ देंगे, यानी ये आएगा a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस बी, a माइनस सी। ठीक है, इसको हल करेंगे यानी डेल्टा इक्वल टू आएगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक, ये द्वितीय कोटि का सारणिक है, a माइनस बी का गुणा होगा a माइनस सी से, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस b माइनस सी का गुणा करेंगे c माइनस बी से, c माइनस बी से, c माइनस बी से। ठीक है, यानी डेल्टा इक्वल टू आया अपने पास a प्लस बी प्लस सी, इनका गुणा कर लेते हैं, a का गुणा a से होगा तो a स्क्वायर, a का गुणा माइनस c से होगा तो माइनस ca, a का गुणा c से कर दिया, माइनस b का गुणा a से करेंगे तो माइनस का ab, माइनस b का गुणा इससे करेंगे माइनस c से तो प्लस का bc, फिर आएगा माइनस, इनका भी गुणा कर लेते हैं। ठीक, ऐसा करते हैं अपन यहाँ गुणा करने के लिए, ये b माइनस सी है, इसमें से माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन लेंगे तो b माइनस सी आ जाएगा, b माइनस सी का होल स्क्वायर लिखते हैं, यानी यहाँ माइनस है, इसमें से माइनस को कॉमन ले लिया तो माइनस से माइनस प्लस कर दिया है, यहाँ भी b माइनस सी हो जाएगा, यहाँ भी b माइनस सी हो जाएगा, तो इसको लिख दिया मैंने b माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक, अब होल स्क्वायर खोलने में आसान रहेगी, चाहे गुणा कर लेना है दोनों का, एक ही बात है। मैंने तो यहाँ क्या किया है, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया है, तो माइनस से माइनस इस चिन्ह को कर दिया मैंने प्लस, यहाँ भी b माइनस सी आएगा, जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ भी b माइनस सी हो जाएगा, b माइनस सी गुणा हो रहा है, दोनों का होल स्क्वायर लिख दिया। डेल्टा इक्वल टू आया a प्लस बी प्लस सी, डेल्टा इक्वल टू यहाँ इसको लिख दिया है मैंने a स्क्वायर माइनस सी ए माइनस ए बी प्लस बी सी, और इसका होल स्क्वायर खोलूंगा मैं प्लस, तो बी स्क्वायर ए बी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर, ये आ जाएगा, क्या आएगा, डेल्टा इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, यहाँ आएगा a स्क्वायर, इस a स्क्वायर को लिख दिया, प्लस b स्क्वायर को भी लिख दिया है b स्क्वायर, प्लस यहाँ c स्क्वायर है c स्क्वायर को लिख दिया है, फिर माइनस ab को लिख दिया है ab। ठीक, अब देखिए यहाँ माइनस का 2bc और यहाँ प्लस का bc है, तो माइनस का bc बचेगा माइनस bc, फिर माइनस ca को लिख दिया माइनस ca, ये आ गया अपने पास। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर होता है, ये सूत्र बताया था मैंने, ये बराबर होता है ए क्यूब, इसको लिख दिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी के, ये सूत्र होता है, इसको बराबर लिख दिया मैंने इसके, और यही सिद्ध करना था, यानी इसको डेल्टा मान और डेल्टा बराबर ये प्रूव करना है, मैंने डेल्टा का मान ये प्रूव किया है। ठीक, हेंस प्रूव्ड। इस सवाल को इस तरीके से हल कर सकते हैं।